नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मुल्क के हालात अजीब व गरीब हो चुके हैं और आगे तवक्को यही है कि शायद रहें भी। मईशत के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आम आदमी परेशान है, उसकी ज़िंदगी के अंदर इतनी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, उसने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, हुकूमत से भी लगाई हुई हैं, सियासतदानों से भी लगाई हुई हैं। और अब क्या करें, किस तरह से हालात को बचाएंगे, ठीक करेंगे, ये सब हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब सईद शफीक साहब, जो कि पहले सदर रह चुके हैं KCCI के और इस वक्त सियासी तौर पर भी सरगर्म हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। जी बहुत शुक्रिया। मेरी बौखलाहट और परेशानी की वजह यही है कि मैं एक आम पाकिस्तानी के नज़रिए से चीज़ों को देख रहा हूँ। इस वक्त हालात तो ठीक हैं नहीं, सब लोग आपस में मिलकर ये बात कर रहे हैं कि ठीक कर लें, ठीक कर लें। बिजनेसमैन, कारोबारी, सनतकारी लोगों को बुलाता हूँ तो कहते हैं आपस में मिलकर ठीक कर लें, ठीक कर लें। वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया कि हम मिलकर ठीक कर लें। वक्त आ गया कि हम अपनी ज़ात से आगे बढ़ के, वक्त आ गया कि वक्त आ गया। वक्त तो एक दिन आ जाएगा, फिर जब वक्त आ जाएगा फिर वक्त नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अभी जो वक्त मिला है इसी में ही कोई काम कर लिया जाए। क्या कहते हैं आप? अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इसमें हम बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, तबसरे करते हैं, तजावीज़ पेश करते हैं और बात आगे भी जाती है और कई दफ़ा हमने नताइज भी देखे उसके, जो गुफ्तगू यहाँ होती है। तो आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं का सीखा, वो गलत इस्तेमाल किया प्रोग्राम की इब्तिदा में। वो हमारा मसला मैं का नहीं है, मसला हमारा, हम सब का मसला है वो। और जो सूरत हाल है उससे पूरा पाकिस्तान गुज़र रहा है और हमें मसाइल का तो मेरा ख़्याल है बच्चे बच्चे को इल्म है कि पाकिस्तान का मसला क्या है और पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। हाँ, अब हम अगर इस तरफ गुफ्तगू का रुख मोड़ लें कि इसका सद्दबाब कैसे हो सकता है और हमारे पास वो तजावीज़ क्या हैं कि हम इन बुरानों से कैसे निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक जुमला आया था मुशर्रफ साहब के दौर में कि था, जो नारा था या जो जुमला था या जो बात थी वो जो दिल को लगती थी, वो थी सबसे पहले पाकिस्तान। आप हैं तो आपके साथ अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है तो सब कुछ है। और मैं अपने दिल दिमाग में ये बिठा लूँ कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, तो मुझे फिर इस जुमले की गहराई में जब मैं जाऊंगा तो फिर मुझे उसमें बहुत कुछ अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। मैं अगर करप्ट हूँ तो मुझे करप्शन से निजात हासिल करनी है, क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में रुकावटें पैदा करता हूँ और उन रुकावटों के ज़रिए मैं अपनी जेबें भरता हूँ। मैं अगर ताजिर हूँ तो मैं कागज़ात में हेरा फेरी करके ड्यूटियाँ बचाता हूँ, टैक्सेस बचाता हूँ। मैं सनतकार हूँ तो मैं उसमें हेरा फेरियाँ करता हूँ। गर्ज़ ये है कि सारी कौम एक तरफ चल पड़ी है और हर आदमी जो है ना वो पहली बॉल पर 6 मारने के चक्कर में अब टेस्ट मैच कोई नहीं खेलना चाहता, सबको T20 का शौक़ हो गया है। एक मिजाज बन गया है ये सबका। और मैंने किसी एक को नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी पाक दामन है और बिल्कुल बावजूद रहती है हर वक्त। उसमें सभी शामिल हैं, अच्छे बुरे, मगर जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी लोग हैं और इन अच्छों की वजह से अल्लाह मियाँ इस दुनिया को भी चला रहा है और इस मुल्क को भी चला रहा है आज तक। उसका करम है, उसकी मेहरबानी है कि ये मुल्क चल रहा है और ये मुल्क रहेगा और इंशाल्लाह ये ईमान है ता क़यामत रहेगा, ज़रूर रहेगा। मुश्किलात हैं, इस मुश्किलात से, इस बुरान से इंशाल्लाह ज़रूर निकला जाएगा। तजावीज़ पर आते हैं कि इस बुरान से कैसे निकल सकते हैं। तो मैं कुछ स्टडी कर रहा था पिछले दिनों, तो आपको पता है कि हम एक बेस जो है, हमारी इकॉनमी जो बेस करती है वो एग्रीकल्चर पर बेस करती है। हम बार बार बचपन से, प्राइमरी से हम ये पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, सुनते हुए भी आ रहे हैं और देखते हुए भी आ रहे हैं कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और हमारी मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। जब ज़राअत पर है तो आज हम दालें क्यों इंपोर्ट करते हैं, हम खाने का तेल क्यों इंपोर्ट करते हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो हम आज भी इंपोर्ट करते हैं। उसमें खुद इन्हिसारी क्यों नहीं है? गंदम कम पड़ जाती है, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं। अरबों डॉलर का हम खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, चाय इंपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में जब मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था तो उस ज़माने में कुछ चीज़ें वहाँ से आती थी, मैं उनके नाम आप लेता हूँ, तो मगरबी पाकिस्तान में वो चीज़ें पैदा नहीं होती थी। इसमें केला मशरक़ी पाकिस्तान से आता था, मगरबी पाकिस्तान में पैदा नहीं होता था। लीची जो एक फल है जो अब यहाँ बड़ा कॉमन है, आमतौर पे मिलता है, बड़ा आसानी से मिलता है,
वो मगरबी पाकिस्तान में पैदा नहीं होता था, मशरक़ी पाकिस्तान से आता था। पान सारा का सारा ईस्ट पाकिस्तान से, मशरक़ी पाकिस्तान से या बांग्लादेश से सारा आता था और यहाँ पैदा नहीं होता था। हमने थोड़ी सी कोशिश की, मेहनत की। आज केला पाकिस्तान खुद कफ़ील है, उसमें हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। हम केला यहीं अपनी ज़रूरत का पैदा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लीची आज हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करते, अपनी ज़रूरत का हम पैदा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। महंगा सस्ता वो बात अपनी जगह पे है, मगर जो खाने वाले हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और वो आज हमें मैसर है। पान हमने तजर्बा किया। अब लोगों के मुंह को अगर टेस्ट लगा हुआ है कि उन्होंने थाईलैंड का पान खाना है या उन्होंने श्रीलंका का पान खाना है, तो हम उसके लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। मगर आप ज़रूरत अगर करना चाहें तो ये ज़मीन उसके लिए, ये क्लाइमेट उसको सूट करती है। आप अपनी ज़रूरत का पान यहाँ से पैदा कर सकते हैं, उस पर आपको ज़र मुबादला खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े तजर्बे हुए यहाँ पे और तजर्बे बहुत कामयाब रहे। और आजकल आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल का बड़ा चर्चा है, ऑलिव का बड़ा चर्चा है। टर्की से हमने प्लांट्स इंपोर्ट किए, तुर्किया से हमने स्पेनिश प्लांट इंपोर्ट किए, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में। और वो क्लाइमेट सूट करती है पाकिस्तान की क्लाइमेट और उसके नताइज बहुत अच्छे रहे, मगर वो तजर्बाती तौर पर ही महदूद रहे। हमने भरपूर तरीके से उसकी प्लांटेशन नहीं करी। अगर आज हम करते और हम सही तरीके से प्लानिंग करते तो आज पाकिस्तान न सिर्फ उसमें खुद कफ़ील होता बल्कि उसके बरामद कुनंदगान में शामिल होता और हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम उससे आज कमा रहे होते। प्लानिंग का फुकदान था। और न आज हम ये ऑयल जो है ये हम न सिर्फ हम बरामद कर रहे होते बल्कि हम खुद कफ़ालत में भी इसमें होते शामिल। पाम ऑयल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल हम यहाँ पे जो हमारे कोस्टल बेल्ट है इसके अंदर बड़ा सूटेबल क्लाइमेट है इसके लिए। और मैं हैरान हुआ कि उन्होंने जो कहा कि हमने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च की उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा जो फ्रूट का एक जो एवरेज फ्रूट वहाँ के जो मलेशिया और इंडोनेशिया में जो इसका असल जो जगह है जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, उससे ज़्यादा तादाद में एक दरख्त में यहाँ पाकिस्तान में जब लगाया गया तो उससे बड़ी तादाद में यहाँ से हासिल हुआ वो। और वो ख़ुद हैरान हुए कि इतनी बड़ी तादाद में एक दरख्त जो है वो उससे इतनी बड़ी तादाद में पाम जो है वो उससे मिल रहा है। और उन्होंने उसको तजर्बे करने के लिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बातें की, मगर हमारी वो फाइलें जो थी वो सुर्ख फीते की नज़र हो गई, एक टेबल से दूसरी टेबल और दूसरी से तीसरी टेबल। तो बात यह है कि मैंने आपको जो कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान तो हमारे दिल में दर्द होता, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसको उस अंदाज़ में सोचती, हमारे अफसरान उसको उस अंदाज़ में सोचते। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको बुरानों से निकाल सकती हैं। सिंपल एज दैट। आप उसको इस अंदाज में सोचें कि आपकी कमाई अगर नहीं हो रही तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने अखराजात पे कंट्रोल करते हैं। सही कह रहे हैं। तो हम अखराजात पे कंट्रोल करने के लिए अपने वसाइल जो हैं उनको महदूद कर देते हैं और उसके अंदर रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो आपके आमदनी के ज़राए भी बढ़ा रहा हूँ और आपको उसके अंदर रहते हुए आपकी आमदनी को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा। फिर दूसरा एक साहब ने मुझे बड़ी अजीब व गरीब किस्म की तजावीज़ दी और मैंने सोचा, दो चार लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा नहीं यार ये बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज से जो बलूचिस्तान का इलाका था एक ज़माने में बड़ा बंजर होता था और वहाँ बारिशें साल नहीं होती थी, मगर अब 3-4 साल से आप तवातुर से देख रहे हैं इतनी बारिशें हो रही हैं कि वहाँ सैलाब की कैफियत बहुत ज़्यादा है और अक्सर व बेशतर ऐसा है कि तूफ़ानी बारिशें जो हैं वहाँ बड़ा तबाही मचा रही हैं। डैमों की ज़रूरत है हमें वहाँ पे। हम डैम अगर बना लें तो वहाँ पानी हम जो है तो वो बंजर लैंड जो है जो एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है जिसके पास ज़मीन सबसे ज़्यादा है, तो हम उस बंजर ज़मीन को आबाद कर सकते हैं। किसी ने ये कहा कि जी आप जिस ज़माने में, ये 8-10 साल पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कि जब रेनी सीज़न होता है तो आप घास का बीज, बड़ी सिंपल सी बात, घास का बीज उठाएं, हेलीकॉप्टर के ज़रिए किसी उसके ज़रिए जहाज़ के ज़रिए आप ऊपर से फेंक दें, बारिश होगी, कुदरत का निज़ाम है और वो उससे वो जब घास उगेगी तो आप उससे गल्लाबानी करें या आप उसमें वो क्या कहते हैं उसको तरखेज कर सकते हैं, ज़मीन को काफ़ी मतलब आप उससे ग्रेजिंग लैंड बना सकते हैं। वो जब ग्रास उसमें आएगी तो वो सूखी ग्रास भी काम आएगी और वो आएगी, उससे आप ये इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में यार मेरे जहन से, फॉडर बना सकते हैं, चारा बना सकते हैं। चारा बनने का आप मवेशियों की तादाद बढ़ा सकते हैं, वहाँ से हज़ारों की तादाद में आप लाखों की तादाद में आप उसमें इजाफा कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये वो छोटी छोटी तजावीज़ हैं जिनकी तरफ किसी ने सोचने की या वो करने की जहमत जो है वो गवारा नहीं करी। तो हमें इन चीज़ों को फोकस करके इन पे हम तवज्जो देंगे। मैं बलूचिस्तान की जब बात कर रहा था तो एक दोस्त है मेरे
जिनका ताल्लुक चागी से है, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ उनके पास कुछ लैंड है और कुछ पानी के वसाइल हैं, तो वहाँ पे कॉटन ग्रो करते हैं, वो कपास की काश्त करते हैं। और वो लैंड इतनी फर्टाइल लैंड है वहाँ पे कि उनको कहते हैं कि वहाँ की आबो हवा में ऐसा है कि उसमें कोई किसी किस्म का कीड़ा नहीं लगता, और उनको किसी किस्म की खाद जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। उसमें कुदरती तौर पे वो इतनी अच्छी फसल होती है वहाँ पे। आपको पता है दुनिया में ये जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक, इसका जो ट्रेंड एक चला है यहाँ पे, जी। तो उस ऑर्गेनिक कॉटन की क्या वैल्यू है? 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कीमत पर वो बिक सकती है। अगर वहाँ की हमारी फर्टाइल लैंड है ऐसी, और उस ज़मीन पर हम काश्त कर सकते हैं, वहाँ की आबो हवा ऐसी है कि उसमें ये कीड़े आपकी फसल को ख़राब नहीं कर सकते, या वहाँ कीड़ा नहीं आता है फसल के ऊपर, तो आप ये कर सकते हैं, तो आप 10 गुना अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, हमने वहाँ भी जो है ना अदम तवज्जुही वो बरती। आपकी आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अच्छा, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि आप अपनी एक्सपोर्ट के बाद जो अपना जो खसारा है, जो डेफिसिट है जो आप पूरा करते हैं, वो अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस जो आती हैं उससे आप अपने उस डेफिसिट को कवर करने की कोशिश करते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन आपका रह जाता है वो कर्ज़ों से और इमदाद से और दूसरी चीज़ों से आप उसको पूरा करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं बड़े मज़े की, वो मज़े की बात यह है कि आपके आसपास के जो ममालिक हैं वो अपनी जब मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे कम कीमत पर पाकिस्तानी जो है ना वो तनख्वाह लेता है इस वक्त। उसकी 2 वजूहात हो गई हैं। एक तो ये है कि आपकी करेंसी इस वक्त वीकेस्ट करेंसी है पूरे रीजन में, यानी श्रीलंकन रुपया भी जो सबसे वीक हो गया था, वो इस वक्त $1 के बस 304 का है। तो आप 305 पे चले गए। क्यों शर्मिंदा जब वो एक नहीं, लेकिन आप क्यों शर्मिंदा हमें क्यों कर रहे हैं? जब नहीं, मैं हकायक पर बात कर रहा हूँ, शर्मिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो रियलिटी है वो अब है, शर्मिंदा है तो फिर हमें निकलना चाहिए ना उस शर्मिंदगी से। आप भी सोचें, मैं भी सोचूं, सब सोचें इस बात पर। तो 305 रुपए का जब वो डॉलर के बस 305 मिल रहे हैं, अच्छा हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मैन पावर, वो लेबर क्लास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हमारे जिनको हम यहाँ से भेजते हैं। इसके 2 नुकसान होते हैं। वो कम तनख्वाह पर काम करने पर राज़ी हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि मुझे इसके एवज़ जो है ना वो रुपया इतना मिल रहा है। वो रुपये में उनका जहन चल रहा होता है, तो वो रुपया जो है ना कहते हैं मुझे इतना रुपया मिल, और उसका वो जो बेनिफिट ले रहा होता है वो उसका जो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है वो उसका बेनिफिट ले रहा होता है उससे। दूसरी बात जो है उसकी इलिटरेसी जो होती है, जब उसके हाथ में वहाँ पे पैसा आता है तो वो ये कहता है कि मैं बैंकिंग चैनल से भेजूँगा तो मुझे मिलेंगे 285 रुपये, और मैं अगर यहाँ किसी अपने खान भाई को दे दूँगा तो वो खान भाई मुझे देगा इसके 305 रुपये वहाँ पे, और वो मेरे घर पे पहुँचा के देगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है 285 में देने की, मैं 305 में देता हूँ, वो मेरे घर पे भी पहुँच जाएंगे और 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो हमने यहाँ मुल्क को, वतन को और इन सब चीज़ों को एक तरफ रख दिया। हमने क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं। देखिए मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में बहस करूं। मेरी पूरी बात प्लीज़, मुझे मौका दो थोड़ा सा। अब इसमें जो है ना, हमने इस तबके को जब ज़्यादातर हमने भेजा, दूसरे इसके बरक्स जो दूसरे ममालिक थे उन्होंने अपनी मैन पावर को जब एक्सपोर्ट किया तो उन्होंने मैट्रिक से कम लेवल के बंदों पर पाबंदी लगा दी कि वो जाके, जो नॉन मैट्रिक हैं वो जाके बाहर मुलाजमत कर ही नहीं सकते, उनको पासपोर्ट ही नहीं देंगे, वो उनको परमिशन ही नहीं ग्रांट करते। नतीजा क्या होता है कि हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो दूसरी कंट्री का आदमी आके वहीं जो है ना वो 2-2 हज़ार और 4-4 हज़ार एक आदमी कमा रहा होता है। तो उनके अगर 5,000 आदमी काम कर रहे हैं तो वो 50 लाख कमा रहे हैं, और हमारे 50,000 आदमी काम कर रहे हैं तो वो 5 लाख कमा रहे हैं। ये फ़र्क है। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है, और हमें कोई इंसेंटिव्स, को बेनिफिट उस अपने इलिटरेट तबके को, जिसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिया है, हमने आज तक उसको कोई इंसेंटिव्स, को बेनिफिट्स नहीं दिए, उसको समझाने का कोई तरीका नहीं बताया। नतीजा ये होता है कि ग्रे मार्केट प्रमोट होती है हमारी, जो बैंकिंग चैनल से पैसा ना। आज भी मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप इसमें कोई रेवोल्यूशनरी चेंज लिया है, कोई इंसेंटिव्स, को बेनिफिट आपने देने की कोशिश की, 10 से 12 बिलियन डॉलर का आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। 10 to 12 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी चीज़ है। आपके जिसे कहते हैं ना, आपके दिल दर्द दूर हो जाएंगे इससे।
तो हम थोड़ा सा सोच लें इस तरफ। हम भाग रहे हैं कि दौड़ के पीछे IMF करे जा रहे हैं। हम अपने दूसरे ज़राए दूसरे वसाइल को इकट्ठा करें, खुदा करे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, अपने पाँव पर खड़े जाएं। मैंने ये सारी वो बातें की हैं जिससे इंशाल्लाह हमें अपने पाँव पर खड़े होने में मदद मिल सकती है। आपने बड़े जोश जज्बे और मैंने ये देखा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स के साथ ये बात की है। लेकिन मैं आपको वजाहत से ये बात बता दूं कि जो उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं कि हम लोग एक कौम बन के सोचेंगे, ख़ुद ही इन मसाइल से निकलने की कोशिश करेंगे, हम में भी शायद वो जज्बा पैदा हो जाएगा जो शायद आप जज्बा तसव्वुराती तौर पर सोच रहे हैं कि हम में होगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम देखेंगे क़यादत की तरफ, क्योंकि हम हाँकने वाले को देखते हैं कि हाँकने वाला हमें कहाँ लेके जा रहा है। अब ये सारा का सारा बोझ हम माशरे की उस एलीट के ऊपर डाल रहे हैं कि जिन्होंने हमें हाँक के जिस तरफ भी लेकर जाना है। वो चाहें तो हमें कुएं की तरफ ले जाएं, गिरा दें, सब कुएं में गिर जाएंगे। चाहे खाई की तरफ ले जाएं, हम खाई में चले जाएं, खाई में गिर जाएंगे। और अगर वो हमें चराने के लिए किसी अच्छी चरागाह में चला जाए तो हम चरते रहेंगे वहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम में खुद ब खुद कोई जज्बा पैदा हो जाएगा और हमारे अंदर डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये भी थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं आप हमें। हम हैं नहीं ये, ऐसी बता रहा हूँ आपको। सॉरी, नहीं, आपने हकीकत आपने बात सही कही कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। बात सही है आपकी। आपका कहने का मतलब जो है, मेरा मतलब यही था बुनियादी तौर पे। हमारी असल में हम अपना शऊर भी खो बैठे हैं और हमने अच्छे बुरे की पहचान और तमीज़ जो है ना वो भी हमने खो दी है। और हम सिर्फ एक, मैं कहता हूँ, आंखों पे पट्टी बांध के और हम किसी एक ट्रक की बत्ती के पीछे हम चल पड़ते हैं, बगैर सोचे समझे चल पड़ते हैं। हमें दो चीज़ों पे बड़ी आसानी से पाकिस्तान में वर्गलाया जाता है। एक लिसानियत के ऊपर वर्गलाया जाता है और एक मज़हब के ऊपर वर्गलाया जाता है। ये दो कार्ड खेले जाते हैं और हमसे इन दो कार्ड को सामने रख के हमसे खेला जाता है। सईद शफीक साहब एक बड़े अहम नुक्ते के ऊपर हमें लेकर आ गए। मैं आपको खुल के बात करने की इजाज़त दूंगा, लेकिन सईद शफीक साहब देखिए, असल में मसला कुछ इस नौइयत का है कि एक हाईली पोलराइज सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर सिर्फ महवर गुफ्तगू सियासत है, पसंद नापसंद और लीडरों का इंतखाब रंग डिज़ाइन देख कर हो रहा हो, वहाँ पर ना तो माशी, ना माशरती, ना सियासी तरक्की हो सकती है। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। आपने जिस माशरत की बात की, जिस माशरे की बात की कि लोग आला ज़र्फ़ थे और उनके कुछ अक़दार थे, अखलाकियात का एक मयार था, आज के दौर में आपको दिखाई नहीं देता। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी कहीं नहीं दिखाई देता। मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए कोई पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बड़ी फ्रैंकली बता सकता हूँ कि जो सॉल्यूशंस आपने बताए हैं ये आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट में बताए हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं ही नहीं। हमें ना सीधे तरीके से बात समझ में आती है, ना सीधे तरीके से हम काम करते हैं। और जिस नुक्ते पर आप हमें ले गए थे वो तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि इंसान के दिल में क्या है और उसकी इस्लाह कुदरती तौर पर किस तरह से हो सकती है, इसके बारे में तो अब मैं क्या कहूँ। देखो अली, बीइंग ए मुस्लिम हमारा एक ईमान है और ईमान आपकी मजबूती को ज़ाहिर करता है। ईमान ये कहता है आपका कि मायूसी कुफ्र है। तो मैं आके अगर मायूसी की बात करूँ, आपका प्रोग्राम जो है बहुत हिट हो जाएगा कि यार ये नहीं, मायूसी खुदा की ज़ात से नहीं हो सकती, इंसान से या इंसानी कबीलों से, कौमों से, उसका वो हमने लाखों जाने जाया नहीं, लाखों जानों की मायूसी कभी अल्लाह की ज़ात से नहीं होनी चाहिए इंसान को। लाखों जानों की कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को, इस वतन को हासिल किया। हमें सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है ना, वो आज की जो नस्ल है हमारी, उसको उस कुर्बानियों के बारे में, उसकी उन कुर्बानियों की अहमियत का एहसास नहीं है कि आज़ादी की नेमत क्या होती है और वो कुर्बानियाँ क्या आती हैं जिनके बाद हमने ये नेमत हासिल की। हम वो शऊर खो चुके हैं कि जिस शऊर के तहत हम अपने ऊपर हुक्मरानों का इंतखाब करें। मैं चंद दिन पहले एक तहरीर देख रहा था, रोजवेल्ट के अक़वाल को मैं देख रहा था, तो उसने कहा कि आप सियासत में हिस्सा लें। कि हम सियासत में हिस्सा लेते हैं, हमारे तो जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स है हमारे आपके घरों में, तो अगर हम बात करें, ख्वाहिश का इजहार करें तो फ़ौरन मना कर दिया जाता है कि खबरदार सियासत की तरफ मत जाना। तो हम जब तक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस गलाजत को, जो गलाजत इसमें आ गई है, जब तक हम इसको धकेल के बाहर नहीं करेंगे तो हम वही एक तरफ कुआं होगा और एक तरफ खाई होगी।
तो हम खुद आएँ, खुद आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिकल सिस्टम है। तो एक टोला अगर काबिज़ है, उस टोले को धकेलने के लिए हमें खुद उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और रूजवेल्ट का कॉल ये था कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपसे कमज़ोर लोग आपके ऊपर हुक्मरान होंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम अपने आंखों से देख रहे होते हैं, मगर उस पर हम प्रोटेस्ट नहीं करते, उस पर हम एहतजाज नहीं करते। हम देख रहे हैं इस वक्त जो सेंसस के ऊपर कराची में जो मामला चल रहे थे, जो शोर उठ रहा था, तो क्या मैं इसे प्री पोल रिगिंग नहीं समझूं? नहीं, इतना तो बढ़ा दिया अब, और कितना नहीं बढ़ा दिया क्या कि मेरी मर्जी है कि मैं इस पर नेगोशिएट करूं बैठ के, जो मैं रियलिटी है उससे हकाइक से आंखें चुरा के, और मैं आपसे बार्गेन करूं कि चलो यार, चलो ऐसा करते हैं। आपने कहा कि नहीं यार 3.5 करोड़ है, तो मैंने चलो यार 2 करोड़ 25 लाख कर लेते हैं, चलो इस पर मान लो बात कर। ये कोई तरीका है? जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, आप उस पर बात करें ना। बात सारी ये है भाई, आप ही लोग कहते थे उनको गिनो, इनको ना गिनो, वो गिनो, ये ना गिनो। नहीं है, हम लोग नहीं कहते ऐसे नहीं, ये कहते आप बात करें हकायक पर, आप बात करें हकायक पर, क्योंकि जब हकायक पर बात होगी ना तो सियासी मंजरनामा बदलने का इम्कान है, और ये सब उसी की पेशबंदी है। आपको इससे गर्ज नहीं है कि वसाइल की तकसीम के लिए इसका गिनना ज़रूरी है। आपको इस चीज़ का इंटरेस्ट है, इस चीज़ से इंटरेस्ट है कि सियासी मंजरनामा ना बदल जाए इस गिनती से, तो इसलिए इसमें रिगिंग हो रही है। और इस रिगिंग को लोग अभी, इनको शायद इतना शऊर नहीं है कि इसको पहचाने कि यार इसमें जो कुछ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो क्यों चिल्ला रहे हैं, उनका मतलब क्या है, वो मतमे नज़र क्या है। तो अब खुदा जाने अगर ये सब कुछ होता है तो इसका अंजाम तो क्या ठीक होगा? होना चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं सेंसस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इस शहर के अंदर यार लाखों की तादाद में अफगानी है जिनके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, एलियंस कार्ड नहीं है उनके पास, तो वो कार्ड नहीं गिन सकते हैं ना। नहीं, क्यों नहीं गिन सकते आप उनको? तो वो भी तो इस शहर के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, रोडें इस्तेमाल कर रहे हैं, सीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, शहरी नहीं तो हम उसको सेंसस में आप क्या बोल रहे हैं? आपको गिनना चाहिए। आपने अफगान महाजरीन की एक तादाद तो बसाई है ना, आप उसमें कुछ नहीं करें। उनकी जो पॉपुलेशन की रिहाइश डोमिसाइल किसी और शहर का है, वो कराची शहर में रह रहा है, आप कहते हैं उसको भी गिनो, आप कह रहे हैं उसको भी गिनो। एक पूछ रहा हूँ, क्वालिटेटिव डिबेट कर रहा हूँ आपके साथ। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं गिनने के, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं गिनने के। पहले तो आप लोग कहते थे नहीं गिनो, अब कहते हैं गिनो। ये समझ में नहीं आई मुझे, मासूमाना सवाल है मेरा। नहीं, इसके कुछ ज़ाब्ते और तरीक़ेकार हैं, उन ज़ाब्ते और तरीक़ेकार के मुताबिक जो गिनती है वो होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ी है मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकते। मैं बात बताऊं, मैं हैरत अंगेज़ बात बताऊं, जिस जगह मैं रहता हूं वो बहुत कोई आम जगह नहीं है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। बखुदा ना मेरे घर पे कोई आया, ना मुझे आज तक गिना गया। अब शायद तारीख भी गुजर गई है, मेरे पास कोई नहीं आया गिनने के लिए मुझे, ना मेरे करीब आया। आप गिने जा चुके हो? नहीं हो सकता की बात नहीं, मगर वहां कोई गिनने नहीं आया। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ। पहले भी कह दिया जाता था ना आप गिने जा चुके हैं। खैर, वो भी बड़ी गहरी बात है, किसी दिन और आपके साथ ये लेकर चलूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लाए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।